राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। गुरुवर, मैं संजय कुमार, प्रणाम। आज अभी तक की कक्षा में शिक्षा नीति पे बात होती रही। शिक्षा के क्षेत्र में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक पॉलिसी, दूसरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और तीसरा सिलेबस। तो बहुत लोग करिकुलम और सिलेबस में कंफ्यूज करते हैं, तो पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दो कि पाठ्यचर्या, करिकुलम का उद्भव ही अलग शब्द से हुआ है। ये मूलतः लैटिन शब्द है। सिलेबस जो है वो ग्रीक वर्ड है। सिलेबस और करिकुलम में कि करिकुलम एक व्यापक दायरे में सोचता है, सिलेबस बहुत छोटे दायरे में सोचता है। करिकुलम में लचीलापन कम है, सिलेबस में भरपूर लचीलापन है। आपने कोरोना काल में देखा, शिक्षा नीति आधी नहीं की गई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, सिलेबस को उठा के आधा कर दिया। तो सिलेबस क्या है? कहीं ना कहीं इसका दायरा बहुत संकीर्ण है, छोटा है। करिकुलम यानी पाठ्यचर्या का दायरा बहुत बड़ा है। इसीलिए तो पाठ्यचर्या में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। मूलतः यह फिलॉसफी है, लेकिन सिलेबस में एग्जैक्टली क्या करना है, विषय वर्ग। सिलेबस कहती है कि भाषा आप पढ़ाएं, तो सिलेबस में बन गया कि हिंदी भाषा पढ़ानी है। तो भाषा में क्या क्या? साहित्य और व्याकरण। व्याकरण में कहां तक? साहित्य में कौन साहित्यकार को चुनना है, किसकी कहानी, किसकी कविता, किसकी गीत। पर्यावरण अध्ययन, कौन कौन से अध्याय को जोड़ना है, किस में कितना पढ़ाना है। तो ये सिलेबस बोलता है एग्जैक्टली, जो सिलेबस डिलीवरी करता है किसी चीज का। पाठ्यचर्या के अंदर रह के वो डिलीवरी करता है। और पाठ्यचर्या किसके अंदर रहता है? तो पॉलिसी के अंदर रहता है। तो अगर इसका सेट बनाए तो एक बिगर सेट बनता है। सबसे बिगर सेट बनेगा जिसके अंदर पॉलिसी होती है, और पॉलिसी के अंदर कौन रहता है? करिकुलम। तो ये हो गया पॉलिसी, ये करिकुलम, और करिकुलम के अंदर एक छोटी सी चीज सिलेबस रहता है। तो डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा। तो सबसे छोटा डिब्बा सिलेबस कहलाता है, जिससे आप डिलीवरी करते हैं, जिसका ताल्लुकात टीचर से होता है, शिक्षक का। कोई खास विषय का शिक्षक अपने विषय को पढ़ाता है। जैसे आप में से बहुत लोग गणित के शिक्षक होंगे, तो गणित का जो सिलेबस है जाके क्लास में पढ़ा दिया। टीचर टू टीचर पढ़ाने का स्टाइल अलग हो सकता है, उस पर किसी की रोक नहीं है। समझाने का तरीका अलग हो सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन स्कूल का सिलेबस जहाँ से बन के आता है, वो बनाने वाली इकाई राज्य की, संघ, राष्ट्र की इकाई से बात करती है, और बात करके वो अपने हिसाब से पाठ्यचर्या में, कोई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है और उसमें केवल लिख दिया गया है कि आपको पूरा हक है कि राज्य की संस्कृति, राज्य की भाषा, राज्य की विशेषताएं, राज्य का मेला, नाच, नौटंकी, नृत्य आप डालें अपने ढंग से। ये आज़ादी कहाँ मिल गई? करिकुलम फ्रेमवर्क से। पॉलिसी क्या बोला कि कला और संस्कृति की पढ़ाई करनी है, भारत का विरासत है कला और संस्कृति, ये कह के पॉलिसी चल दिया। फिर उस बात को डिबेट किया विद्वज्जनों ने और कहा कि भाई एनसीईआरटी में कि एक कैटेगरी बनाई जाए कि नेशनल आर्ट जो है, 4-5 जो क्लासिकल डांसेस हैं, भारतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, कथक है, ये तो सबको पढ़ाया जाए। इसके साथ आप चलिए आप अपना
राज्य हैं, बिहार सरकार को कहा, बिहार के विद्वतों ने अपना करिकुलम उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से एक छोटा करिकुलम बनाया। हालांकि बिहार का बहुत बेहतरीन करिकुलम इन दिनों चल रहा है 2008 में जो बना है, मैं पीछे भी बताया था, उस पर अलग से क्लास लूँगा। प्रोफेसर विनय कंठ, स्वर्गीय विनय कंठ अब हो गए के अध्यक्षता में। तो फिर अब वो राज्य अपने हिसाब से उसमें डालता है कि समाज चकवा कितना डालना है, जिजिया कितना डालना है, और जो कुछ भी है डुमघोच कितना डालना है, क्या मेला है, रामनवमी मेला का क्या महत्व है, हनुमान जयंती का क्या है। तो कला संस्कृति, वहाँ का फ्लोरा फोना, वहाँ के पर्यावरण की चीज़ों को तो ये तय कर लिया फ्रेमवर्क में। अब उस हिसाब से राज्य की जो संस्था है एनसीईआरटी की तरह, SART, तो वो उस पर रिसर्च करके सिलेबस बना दिया, उस हिसाब से किताब बना दिया। गुरुवर सीधे उस किताब को उठाए पढ़ा रहे। तो टीचर का कंसर्न केवल और केवल उससे होता है, लेकिन जो टीचर जानना चाहता है कि आखिर इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो वो फ्रेमवर्क को समझता है कि अच्छा, भारत में एक जैसी शिक्षा चल रही है, लेकिन उसमें पूरी गुंजाइश है विविधता की, उसकी अपनी संस्कृति की, अपने खान पान की, अपने रीति रिवाज की, अपने पर्व त्यौहार की। अब राष्ट्रीय स्तर पे छठ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि सब जगह कंपलसरी रूप से छठ पढ़ाया जाए या ओणम पढ़ाया जाए, बिहू पढ़ाया जाए, नहीं है। ठीक है, कॉन्टेस्ट में आ जाता है, नेशनल इंटीग्रेशन का मामला है, थोड़ा बहुत उसकी चर्चा हो जाती है कि किस राज्य का कौन सा पर्व है, कौन सा त्यौहार है, लेकिन बैसाखी है, लेकिन सबके अपने अपने पर्व त्यौहार हैं, तो वो पार्ट कट जाता है, और कट के अंत में डिलीवरी मैकेनिज्म का पार्ट जो बनता है वो सिलेबस है। तो अभी हम बात कर रहे हैं करिकुलम की। इस क्लास में सिलेबस की बात नहीं होगी कभी भी, क्योंकि नैरो टॉपिक है, इसमें कभी भी पाठचर्या के बाद फिर उस पाठचर्या पे बात होगी जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, और आपकी परीक्षा का जो सिलेबस आएगा फिर उस पर हम नैरो होकर बात करेंगे। तो हमारा डोमेन या आपको जानने की नीतिगत बात की पॉलिसी और पाठ्यचर्या ही है, सिलेबस जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जानने योग्य चीज़ भी नहीं है। तो 1976 में तक भारतीय संविधान सरकारों को पाठ्यक्रम सहित स्कूली शिक्षा की तमाम दायित्व को छोड़ा। कब तक? यानी 50 में संविधान लगा और 27 वर्षों तक राज्य को आज़ादी थी कि भाई अपने ढंग से पढ़ाओ। हम एक व्यापक शिक्षा नीति इन्होंने बना दिया और कहा कि इस शिक्षा नीति के हिसाब से चलो, एक मार्गदर्शन है, आपको मार्गदर्शित करेगी, लेकिन आप अपने ढंग से इसको लेके चलो, अपनी जो ज़रूरत है। लेकिन 76 तक क्यों बोल रहा हूँ, क्या हो गया? सही अर्थों में बल्कि 75 तक ही, 25 वर्षों तक राज्यों की चली। और 75 में एनसीईआरटी ने 1968 में नई शिक्षा नीति आ जाती है। पहली संदर्भ में बार बार कर रहा हूं, कंफ्यूज ना हो, पूरा स्कूल से लेके एक बृहत नीति आती है सारे स्कूलों की। इसके लिए इससे पहले आज़ाद भारत में नहीं आई थी, कोठारी आयोग। तो फिर इस नीति को अमली जामा पहुंचाने के लिए पाठ्यचर्या 1975 में एनसीईआरटी बना के देता है और राज्य को भी सौंप देता है कि आप इस हिसाब से जो भी आपको ज़रूरत हो इसमें काट छांट करके एक मार्गदर्शन आपको मिल गया। लेकिन होता क्या, तब तक इंटरनेशनली भारत बहुत जगह सिग्नेटरी है, हस्ताक्षर करता है। कहाँ है? तो यूएन के में है, तो उसके सारे अनुसांगिक इकाइयों के साथ है, यूनेस्को के साथ है, उसके बाद अलग से वर्ल्ड बैंक के तमाम शिक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं का सदस्य है। सिग्नेचर कौन कर रहा है? भारत। और शिक्षा कहाँ है अभी पड़ी हुई? तो राज्य सूची में। पीछे भी बताया था कि भारत का कानून 3 अलग अलग सूचियों में विभक्त है। पहला संघीय सूची, जिस पे केवल और केवल संघ कानून बना सकता है, जैसे विदेश, जैसे डाक तार, जैसे रेलवे, जैसे आयकर, ये सब सेंट्रल का सब्जेक्ट है। दूसरा आता है संवर्ती सूची, राज्य भी बना सकता है, यूनियन भी,
लेकिन अगर राज्य कोई कानून समवर्ती सूची के विषय पे उठा के बनाया है, यूनियन ने बना दिया, तो खत्म, राज्य का कानून खत्म हो जाएगा। फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश का, ऐसा इसलिए होगा। कुछ विषय राज्य के अंतर्गत रखा गया है, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत लोकल सब्जेक्ट्स, उस पर केवल राज्य कानून बनाएगा, उस पर सेंटर कहीं से हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही भारत के संविधान को असली फेडरलिज्म, संघवाद देता है कि अपनी सूची उसको दिए हुए है कि उसकी विधायिका बनाएगी, उसके पास अपना विधानसभा है और बहुत राज्यों के पास विधान परिषद है, पूरा सेटअप है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके पास गवर्नर है। जिस रीति से कानून भारत की संसद बनाती है उसी रूप से वहाँ का राज्य विधानमंडल बनाता है। तो अब सबका सिग्नेटरी भारत है तो उसको पूरा करना है, और भारत किसी को कह नहीं सकता किसी राज्य को कि आप ऐसे चले, न फंड ला के उसको दे सकता है। तो इस क्लैश को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 42वें नंबर का संविधान संशोधन है 1976 में, जिसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों पे संशोधन की इंदिरा गांधी, और इमरजेंसी लग चुका था देश में, इंदिरा गांधी बहुत सशक्त हो गई थी, तो उसमें से शिक्षा पर भी सवाल उठे थे, तो संशोधन करके उसको समवर्ती सूची में ले आया। तो क्या हुआ कि 1975 में जो करिकुलम लगा था अब वो पूरे देश के लिए लागू हो गया। इस तरह से पहली शिक्षा नीति 1968 की, जिसको कोठारी आयोग कहते हैं, ये पहली शिक्षा नीति पूरे देश के लिए अखिल भारतीय स्वरूप को ये प्राप्त कर गई। चूंकि शिक्षा नीति के बाद करिकुलम आया, तब तक ये समवर्ती सूची में आ गई। तो यहां मजेदार बात है आपको जानना गुरुवर, कि पहले ही से संविधान में ऐसी व्यवस्था बन गई कि ऑटोमेटिक पूरे देश का हित हो गया, नहीं तो दिक्कत हो रही थी शुरू में। चूंकि अंग्रेज वाली ही नीति पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायत के हवाले ही शिक्षा थी, और अब वो शिक्षा व्यवस्थित हो गई। अंग्रेज की नीति अब जाके 25 साल के बाद शिक्षा में प्रभावी हुई। जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आज तक अंग्रेज की ही पॉलिसी चलती है, खासकर कानून व्यवस्था में। तो खैर चलिए, तो एनसीईआरटी ने 1968 में शिक्षा नीति की सिफारिशें की, 75 में एनसीएफ विकसित किया गया, 76 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए संविधान में 42वां संशोधन किया गया, और 1986 में पहली बार पूरे देश पर शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति बनी। इसीलिए नई शिक्षा नीति को कहा जाता है कि पूरे देश के लिए, क्योंकि जब ये नीति बन रही थी तो शिक्षा कहीं और थी, केवल मार्गदर्शन दिमाग में था कि ऐसे ऐसे राज्यों को कहा जाएगा, और एनसीसीएफ भी बनी तो ये था कि इससे मार्गदर्शन राज्य लेंगे, लेकिन पूरा मामला बदल गया और ये शिक्षा पर लागू हो गया। लेकिन मुकम्मल जब शिक्षा राज्य का विषय बनती है, से समवर्ती सूची में आती है, तब जो पहली शिक्षा नीति बनी वो 1986 की शिक्षा नीति बनी। ये बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। शिक्षा को समवर्ती सूची में क्यों शामिल किया गया, तो मैं बोल चुका हूं कि भारत में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षर करता है, और हस्ताक्षरकर्ता का फर्ज है कि उस चीज को पूरा करे, लेकिन वो विषय है ही नहीं उसके पास, राज्य पर दबाव डाल नहीं सकता है, संघीय स्ट्रक्चर का मामला है। ये स्थिति हो ही गई कि आपके पास 1 रुपया नहीं है, पिताजी के बदौलत आपने किसी को कह दिया 10,000 रुपया दूंगा, तो मामला तो फंसेगा। तो आपको रोजगार ढूंढना होगा और 10,000 देना होगा, तो आपको व्यवस्था करनी होगी। तो हस्ताक्षरकर्ता हम बनते चले गए, चूंकि हम सबके फाउंडर मेंबर थे, बाद में तमाम समस्याएं आने लगी, इसलिए समवर्ती सूची में गया, जो मुख्य कारण, और बहुत सारे भी इसके गौण कारण हैं, लेकिन उसको हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस का डिबेट का क्लास नहीं है। 1986 में जो शिक्षा नीति को आधुनिकीकरण के साधन के रूप में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की कल्पना करता है, नीति ने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में पाठ्यक्रम के एक राष्ट्रीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, जो भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता का जवाब देने में सक्षम है, जबकि एक सामान्य मूल्य और शिक्षा के तुलनीय मानकों को सुनिश्चित करता है। एनपीए 86 पर एक प्रासंगिक, लचीले और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम पर इसने जोर दिया, और इसने पूरे देश में स्कूली शिक्षा में सामान्य मुख्य घटक की सिफारिश की। नीति ने एनसीईआरटी को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढांचे को विकसित करने और लगातार अंतराल पे रूपरेखा की समीक्षा करने की जिम्मेवारी सौंपी, और एनसीईआरटी ने फिर
1988 में, 75 में एनसीसीएफ बना था। किसके बाद? कोठारी आयोग के बाद। नई शिक्षा नीति के बाद एनसीसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना। 88 में एनसीईआरटी ने एनपीएच 1986 की सिफारिश पे स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की। उसके बाद यह महसूस किया गया कि विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या को लचीला और प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। साथ ही पाठ्यचर्या पर भार और परीक्षाओं को तनाव से मुक्त करने की भी बात की गई। इसीलिए ये कमी देखी गई, इसीलिए 2000 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की फिर से समीक्षा की गई। इसके बाद फिर 2005 में नया पाठ्यचर्या बना, जो अभी तक हम इसी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से एनसीसीएफ 1975 बना 1968 के शिक्षा नीति पे, 1988 बना 1986 के शिक्षा नीति पे, एनसीसीएफ 2000 बना जो ये एनसीसीएफ संशोधित बना 88 का, और एनसीसीएफ 2005 बना जो एनसीसीएफ 2000 का पर संशोधित था। तो भारत में एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को विकसित करने का काम करती है। अब इस प्रकार के क्लास चल रहे हैं। अभी तक हमने 24-25 क्लास ले लिए। अगर आप लोगों को भी एडमिशन कराना है तो जल्दी से आए और नामांकन कराएं। जय हिंद, जय भारत। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.